नीली काया। प्रत्येक दिन की भांति चारों बुजुर्ग मित्र सुबह को घूम रहे थे। तभी व्यवसायी रायचंद जी ने कहा, अरे शर्मा जी, जरा हटकर, यह जानवर करीब करीब पूर्णतया विकसित भ्रूण को खा रहा है। ओह, धन्यवाद मित्र। मेरा ध्यान पृथ्वी की गंदगी से दूर सुंदर आसमान की ओर था। दोनों मित्रों की बातें सुनकर रिटायर्ड जज हेमचंद जी ने कहा, मेरे सेवाकाल के अनुभव के आधार पर मैं समझ रहा हूं कि यह अवश्य ही कन्या भ्रूण होगा। विभत्स है जीव हत्या और उसे बिना ढके कूड़े की तरह फेंकना। वह दिन दूर नहीं जब विवाह योग्य युवाओं के आगे दुविधा होगी, मेरे को उचित वधू कब मिलेगी। हेमचंद जी के चिंतन पर मुहर लगाते हुए चौथे मित्र मुनीश जी ने कहा, संभवतया वह दिन दस्तक दे रहा है। वैसे यह भी एक वास्तविकता है कि पहले भी कुछ लोग कन्या को जन्म लेते ही संसार से विदा कर देते थे। मेरे गांव में तो बच्ची के ऊपर चारपाई का पाया रखकर लोग बैठ जाते थे। इसके अतिरिक्त इस घृणास्पद पाप का एक और भी रूप सुना है। मेरे एक जानने वाले के क्षेत्र में नवजात कन्या का मुंह दूध के कटोरे में डुबोकर यह फैला देते थे कि बच्ची के गले में दूध अटकने से वह चल बसी। फिर भी इतना सब होने पर भी दुल्हन मिल जाती थी, क्योंकि अधिकतर परिवार कन्या को शुभ मानते थे और ऐसी पापी प्रवृत्ति से दूर थे। परंतु आज के समय में चरित्र दोष व अधिक से अधिक उच्च स्तर का रहन-सहन परिस्थितियों को विषैला कर रहे हैं। यह बताकर मुनीश जी ने सच्चाई पर आधारित एक संभावना भी जताई, बाजार में कैसा भी मीट किसी भी पशु के नाम से बिक रहा है। भयावह ही होगा कि यह जानवर जो इस अजन्मी को खा चुका है, वह कन्या भ्रूण के अपनों के द्वारा अनजाने में मस्त होकर खा लिया जाए। शर्मा जी ने कहा, मन व चित्त सभी अलगाववादी हैं। सिर्फ जीवन चक्र अपनी गति से घूम रहा है। समाज में कन्या व बालक के बिगड़े अनुपात को रायचंद जी जानते थे, लेकिन अब भली भांति समझ रहे थे, क्योंकि इस वजह से उनकी दुकान के मैनेजर का सुसंस्कृत परिवार बर्बाद हो रहा था। उन्होंने उस परिवार के छोटे बेटे की समस्या बताते हुए कहा, उस परिवार में 3 पीढ़ियां संग में रहती हैं। उनके छोटे बेटे का व्यवसाय मामूली है। इस वास्ते उसके विवाह के लिए मुश्किल से बहुत ही निचले स्तर पर जाकर संबंध जुड़ा। वधू ने आते ही अपना स्वच्छंद रूप दिखाया। रात दिन मांगों का दौर प्रारंभ हो गया। कुछ भी मना करने पर विकराल रूप धारण कर लेती थी। अब तो हद ही हो गई जब उसने मामूली सी बात पर पति की दादी को मार ही डाला। आज उस परिवार की गति यह है कि यदि उस पापिन स्त्री को जेल में फांसी या आजन्म कारावास के लिए छोड़ देते हैं, तो कब तक जटिल कानूनी समस्याओं का दौर दौरा रहेगा, कब दूसरा विवाह होगा और दोबारा उसका घर बसेगा, कुछ पता नहीं। यह सुनकर जज साहब को इस घटना के बाद उस स्त्री का अखबार में छपे इंटरव्यू का ध्यान आया और वह अपने मोबाइल से अखबार का वह पन्ना खोलकर सुनाने लगे। वह स्त्री अखबार के रिपोर्टर को बाबूजी कहकर संबोधित कर रही थी। बाबूजी, छोटी उम्र से ही मेरे कानों में मेरी माँ व हम बहनों के लिए बोले गए शब्द मारो काटो गूंजते रहते हैं। मेरी माँ अपने गांव की अति सुंदर व सुशील कन्या होते हुए भी अभागी ही रहीं। पहले तो अपने मामा जी के यहाँ अनाथ अवस्था में रहीं। तत्पश्चात गांव के एक धनाढ्य व्यक्ति ने उन्हें अपने साथ रख लिया। उसके द्वारा छोड़े जाने पर उन्होंने अपना व दोनों बेटियों का खर्चा क्या मांग लिया, उसने तो हमें खेतों में सुबह के अंधेरे में मारने के लिए आदमी भेज दिए। मारो काटो की आवाजों के साथ हाय हाय की आवाजें गूंजती रहीं और मैं असमर्थ सी डरकर छिपी रही। वह दोनों मारी गईं। किसी तरह मैं मामा जी के यहाँ पहुँच पाई। वैसे थोड़े दिन बाद स्त्री को अकेले छोड़ देने का सामाजिक कलंक ठीक है क्या? इसके बाद उसने अपनी वर्तमान स्थिति बताते हुए कहा, दादी जी को मारकर खुश नहीं हूँ। इतना अच्छा घर व वर मैंने बर्बाद कर दिया। बाबूजी, गांव का पल पल क्षण क्षण जलता सुलगता शमशान जानता है कि लाल कपड़े में बंधी कितनी कन्याओं की कायाएं धतूरे के बीज के जहर से नीली पड़ चुकी होती हैं।
अंगभंग या गले कटे भी कभी कपड़े में लपेटकर कभी यूं ही फेंक दी जाती हैं। पूरा इंटरव्यू पढ़ने की चारों सज्जन मित्रों की हिम्मत न हुई और वह आसमान में ही सुंदरता तलाशने लगे।